कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां इंस्पेक्टर जगन अपने सीनियर एसीपी विनय वर्मा से एक फाइल पर साइन लेने आए होते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि ये फाइल उस अज्ञात लाश के बारे में है जिसका अंतिम संस्कार कुछ महीने पहले ही किया जा चुका है। अगले सीन में कहानी का मेन कैरेक्टर कृष्णमूर्ति अपने अंकल के लापता होने की वजह से बॉम्बे से हैदराबाद आता है, जो मुंबई में IIT का स्टूडेंट होता है। यहाँ आते ही उसकी मुलाकात होती है महेश बाबू से, जो उसका नया रूममेट होता है। महेश बाबू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी पर आया था। अगली सुबह हम एसीपी को देखते हैं जो अखबार में एक आदमी के मिसिंग होने की खबर देखता है और एसीपी जनार्दन राव की तस्वीर लेकर अपने पुलिस स्टेशन में आ जाता है और अपने कांस्टेबल से कहता है कि जिस किसी ने भी इस एड को पब्लिश करवाया है उसे पुलिस स्टेशन आने को कहो। अगले सीन में कृष्णमूर्ति अपनी गर्लफ्रेंड जानवी से एक रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ जानवी उससे जरा नाराज होती है क्योंकि कृष्णमूर्ति काफी समय से उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। तभी कांस्टेबल का उसके पास कॉल आता है कि एसीपी सर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और वो सीधा एसीपी से मिलने पहुंच जाता है और पूछताछ करने पर वो बताता है कि जनार्दन राव उसके अंकल हैं जो पिछले 2 महीनों से कहीं लापता हैं और वो खास उनकी ही तलाश में यहाँ आया है। लेकिन एसीपी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसके ऊपर अपने एक ऑफिसर को नजर रखने के लिए कहता है और अब वो कहीं भी जाता है तो वो ऑफिसर उसे फॉलो करता है। 3 दिनों तक फॉलो करने के बाद ऑफिसर एसीपी को रिपोर्ट पेश करता है कि कृष्णमूर्ति यहाँ महेश बाबू नाम के एक आदमी के साथ रहता है और साथ ही उसकी जानवी नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ वो अक्सर समय बिताता है और वो हर जगह अपने अंकल की फोटो दिखाता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश में लगा है। अब अगले दिन एसीपी उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर कहता है कि उनके अंकल के बारे में उनके पास कुछ जानकारी है और साथ ही वो उससे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं। एसीपी उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे अंकल स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते थे। इसके जवाब में कृष्णमूर्ति कहता है कि उन्हें तो अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो ये सब नहीं करते थे। इसके बाद एसीपी उसे कुछ चीजें दिखाता है जिसमें एक पेन, घड़ी और इनहेलर होता है। ये सब देखकर कृष्णमूर्ति इमोशनल होकर कहता है कि ये सब सामान तो मेरे अंकल का ही है। इसके बाद एसीपी उसे बताता है कि 1 महीने पहले ही उन्हें एक अज्ञात लाश मिली थी और जब कई दिनों तक किसी ने उस पर क्लेम नहीं किया तो हमने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये सुनकर कृष्णमूर्ति बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला आता है। लेकिन अगले ही दिन वो फिर एसीपी के ऑफिस में आता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरे अंकल की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, क्योंकि उसे कल किसी अनजान नंबर से कॉल आया था जिसने उसे कहा कि तुम्हारे अंकल अब मर चुके हैं और तुम मुंबई से लौट जाओ वरना तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन एसीपी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे वहाँ से जाने को कहता है। वहाँ से जाते वक्त एक रेड कार उस पर जानलेवा हमला करती है, लेकिन कृष्णमूर्ति वहाँ से बचकर निकल जाता है और तुरंत एसीपी के पास आकर पूरा इंसिडेंट बताता है। एसीपी को अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बहुत कहने पर वो रेड लाइट पर लगी सीसीटीवी को चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कृष्णमूर्ति सच कह रहा है और वो उसे संभल कर रहने की सलाह देते हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद एसीपी के पास एक धमकी भरी कॉल आती है जिसमें कोई कह रहा होता है कि तुम ये केस अभी के अभी छोड़ दो वरना तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और इस धमकी के बाद एसीपी को पूरा यकीन हो जाता है कि कोई बड़ा आदमी इस केस में इन्वॉल्व है। अब अगले सीन में कृष्णमूर्ति खुद के ही मिसिंग होने के पोस्टर्स लगे हुए देखता है, यानी कोई उसे दिमागी तौर पर परेशान करने की कोशिश कर रहा था जिससे वो डरकर हैदराबाद छोड़कर मुंबई लौट जाए। यहाँ इंस्पेक्टर उस लालगाड़ी की जानकारी निकालता है और उन्हें पता चलता है कि वो कार तो 2 महीने पहले ही चोरी हो चुकी थी। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कृष्णमूर्ति को जान से मारने की सुपारी देता है और उन्हें कार देकर कहता है कि काम होते ही वो यहाँ आकर अपने पैसे ले सकते हैं। और अगले दिन जब कृष्णमूर्ति एसीपी से मिलने जा रहा होता है तो उस पर जानलेवा हमला होता है। उनमें काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन इसी दरमियान एसीपी वहाँ आ जाते हैं और वो उन दोनों किलर को पकड़कर पूछताछ करने लगते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने ये सब पैसों के लिए किया था और उन्हें हायर करने वाला कोई और नहीं कि राजनाथ ग्रुप कंपनी का पीए था। इसके बाद एसीपी पीए किरण को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, लेकिन ये वो आदमी नहीं था जिसने उन्हें हायर किया था। एसीपी उसे अपनी कंपनी का कार्ड दिखाता है जिसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि हमारी कंपनी का कार्ड तो बहुत से लोगों के पास हो सकता है। और इसके बाद किरण फौरन अपने ऑफिस आकर वहाँ के ऑडिटर को बताता है कि उस कार्ड पर श्रीनिवास राव का नाम लिखा था और ये नाम देखकर उनकी हवाइयां क्यों उड़ जाती हैं ये हम कहानी में आगे देखने वाले हैं। इसके बाद नारायण राव कृष्णमूर्ति से मिलता है और उसे अपना केस वापस लेने को कहता है, लेकिन कृष्णमूर्ति उसे एसीपी के पास ले जाता है। अब एसीपी उनसे पूछता है कि आपने कृष्णमूर्ति से केस वापस लेने को क्यों कहा और आखिर ऐसा क्या है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। लेकिन तभी एसीपी के पास कमिश्नर का कॉल आता है और वो नारायण राव को जानने को कहते हैं। फिलहाल तो एसीपी उन्हें छोड़ देता है, लेकिन लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है जिससे वो सारी सच्चाई उन्हें बता दे। और एक दिन मॉल में एसीपी उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे उठवा लेता है और पुलिस कस्टडी में उसे डरा धमका कर सच उगलवा लेते हैं। दरअसल कुछ महीनों पहले श्रीनिवास राव उनकी कंपनी के एमडी से मिलने आया था, लेकिन उसका पीए किरण उसे अगले दिन आने को कहता है। श्रीनिवास राव एक अनाथ आश्रम चलाते हैं और उसके ही डोनेशन के सिलसिले में वो यहाँ आया था, लेकिन अगले ही दिन राजनाथ ग्रुप कंपनी के एमडी के घर पर रेड पड़ जाती है, जहाँ से वो लोग 150 करोड़ का कैश बरामद करते हैं और अब वो उसकी कंपनी में भी आने वाले होते हैं। लेकिन तभी कंपनी का ऑडिटर नारायण राव ये प्लान करता है कि अगर वो 150 करोड़ किसी के नाम पर लोन दिखा दे तो वो बच सकते हैं। और जब ये सारा मामला चल रहा होता है तभी
तभी श्रीनिवास राव वहाँ डोनेशन लेने आता है और जैसे ही नारायण राव को उसके बारे में पता चलता है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो 150 करोड़ की रकम श्रीनिवास के नाम पर डोनेशन शो कर देंगे और वो श्रीनिवास को बुलाकर पेपर्स पर साइन भी करवा लेते हैं और श्रीनिवास राव बिना पढ़े ही उन पेपर्स पर साइन कर देता है और नारायण राव उसे कल ही चेक लेने के लिए ऑफिस में बुलाता है। लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद ही वहाँ IT डिपार्टमेंट वाले पहुंच जाते हैं और वो उनसे 150 करोड़ के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन नारायण राव उन्हें वही पेपर्स दिखा देता है जिसे श्रीनिवास राव ने कुछ देर पहले ही साइन किया था और इस फ्रॉड में अब श्रीनिवास राव को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोई भी खास सबूत न मिलने की वजह से उन्हें सजा भी सुना दी जाती है। अब ये सारी बातें ACP कृष्णमूर्ति को बताता है और कहता है कि उसे तुम्हारे एंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब अगले ही दिन श्रीनिवास राव को रिहा कर दिया जाता है और राजनाथ ग्रुप के MD को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसके बाद जब ACP कृष्णमूर्ति को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है, इसलिए वो अब उससे मिलने उसके अपार्टमेंट में जाते हैं। यहाँ महेश बाबू ACP से कहता है कि कृष्णमूर्ति तो यहाँ से ये कहकर चला गया कि जिस काम के लिए वो यहाँ आया था वो हो चुका है। ये बात ACP को कुछ हजम नहीं होती और इसके बाद वो श्रीनिवास राव से मिलने उसके स्कूल चले जाते हैं, जहाँ श्रीनिवास उन्हें बताता है कि वो इस स्कूल को पिछले 15 सालों से चला रहा है। साथ ही वो अपने कुछ होनहार स्टूडेंट के अवार्ड भी ACP को दिखाने लगता है, जिनमें ACP को कृष्णमूर्ति के नाम के बहुत से अवार्ड देखने को मिलते हैं। और अब ACP समझ जाता है कि कृष्णमूर्ति कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का स्टूडेंट था जो इन्हें न्याय दिलवाने यहाँ आया था। इसके बाद श्रीनिवास राव ACP को अपने अकाउंटेंट से मिलवाता है। सिद्धार्थ ACP से कुछ महीने पहले ही मिलने आया था जब श्रीनिवास को अरेस्ट कर लिया गया था और तब सिद्धार्थ ने ACP को श्रीनिवास के बारे में बताने की कोशिश की थी कि किस तरह उन्हें फंसाया गया था। और आखिर में ACP सिद्धार्थ से IIT कृष्णमूर्ति के बारे में पूछता है। तब वो उसे बताता है कि जब कृष्णमूर्ति छोटा था तभी वो अनाथ हो गया था और उसे पालने वाला कोई नहीं था, वो यूं ही सड़कों पर भटकता रहता था। और तभी एक दिन उसे श्रीनिवास राव मिले और उसे अपने साथ स्कूल ले गए और उसे इतना पढ़ाया कि वो IIT मुंबई तक जा सका और वो अक्सर उनसे मिलने हैदराबाद आता था। लेकिन इस बार जब वो उनसे मिलने आया तो उसे पता चला कि कैसे उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। ये सुनकर कृष्णमूर्ति को बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने ये सारा प्लान बनाया और सिद्धार्थ ने ही उसे ACP के बारे में बताया था और उसने ACP के छोटे से छोटे केस के बारे में जानकारी जुटाई और अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने ACP के न्यूज़पेपर में एडिटिंग करके वो मिसिंग का आर्टिकल प्रिंट करवाया और उसे अपना अंकल बताया ताकि ACP उनसे कांटेक्ट करे और उस डेड बॉडी से मिली चीजों को देखकर उसने इमोशनल होने का ड्रामा किया ताकि ACP को उस पर यकीन हो सके। और ACP के विश्वास को मजबूत करने के लिए सिद्धार्थ की मदद से उसने खुद पर 2 हमले भी करवाए। यहाँ तक कि ACP को किया गया कॉल भी कृष्णमूर्ति ने ही किया था और ये सब उसने अपने टीचर को रिहा करवाने के लिए किया था। यहाँ ACP को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि कृष्णमूर्ति ने पुलिस को गुमराह किया है और वो उससे मिलने मुंबई पहुंच जाते हैं, जहाँ वो उनसे कहता है कि ये सब मैंने ईमानदार इंसान को बचाने के लिए किया था। और आखिरकार ACP अपना ईगो साइड में रखकर उसे माफ कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।